हमने देखा दिल्ली में कुत्तों की बॉडीज मिली हैं, उनके स्कल मिले हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखने मिले, जो कह सकते हैं ना एक ट्रेलर था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये कितने बड़े पैमाने पे होता है, इसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। मिलिए एडवोकेट मीत अशर से, जो एक लॉयर हैं पीटा इंडिया के साथ एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले स्ट्रे डॉग्स पर, फीडर्स के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर, और क्यों जानवरों पर अत्याचार आखिर इंसानों को भी प्रभावित करता है। जो पशुओं के साथ यौन शोषण करते हैं वो सिर्फ पशुओं पे नहीं रुकते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं किसी बच्चे को हवस का शिकार बनाते हैं। अगर हमें क्राइम रेट को कंट्रोल करना है तो एनिमल रिलेटेड जो सीरियस क्राइम्स हैं उनको सीरियसली देखना बेहद जरूरी है। जब वो कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, बच्चियां जो मर रही हैं उनकी वजह से, तो वो लोग के राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की 10 लाख की पॉपुलेशन 1 लाख भी नहीं होती आज, अगर 24 साल में हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल किया होता। लोग फीडर्स को बेरहमी से मार भी रहे हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए? एक्शन सब में लिया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्शन की जो खबर है वो इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाती है लोगों तक। कानून को अपने हाथ में लोगे तो कानून आपसे सही तरीके से डील करेगा। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इंफॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज एक ऐसे वक्त पे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हमारे देश के टॉप कोर्ट्स इसके ऊपर जजमेंट्स पास कर रहे हैं। तो प्लीज एज अ लॉयर, एन एनिमल राइट एंड क्रूरल्टी रिस्पॉन्स लॉयर एट पीटा इंडिया, उस तौर पे आप मुझे बताइए कि जो पहली वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की और फिर जो सेकंड वर्डिक्ट जो अभी फ्राइडे को आई थी, जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या रीडिंग है इसके बारे में? तो जो 11 अगस्त को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने पास किया वो एक नीजक रिएक्शन था। कहीं ना कहीं वो ऐसा देखने में आया कि वो एंगर में, गुस्से में वो जजमेंट पास किया गया। एक सुओ मोटो केस लिया गया था एक न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पे, जो पूरी तरह से फैक्चुअल भी नहीं था, और उसमें किसी भी पार्टी को नहीं सुना गया, ना एनजीओस को सुना गया, ना भारत सरकार की खुद की एक बॉडी है जिसको कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जो एक सरकारी बॉडी है, वो एनजीओ नहीं है, उनको भी नहीं सुना गया कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने कहा नहीं, हम अपने आप से ही सब कुछ करेंगे। तो लेकिन कोर्ट्स जो हैं, जजेस जो हैं, वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होता है ऐसे सब्जेक्ट्स में, वो जजेस के पास नहीं होता, वो किसी के पास भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के पास होता है। तो उनको सुनना बहुत जरूरी था, जो नहीं हुआ, और जिस वजह से हमने देखा कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर था वो इम्प्रैक्टिकल था, वो अनरीजनेबल था, वो क्रूअल भी था, और एज अ लॉयर मैं कहूँगा इलीगल भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 से लेके 2024 तक 9 साल में 6 जजमेंट्स दिए हैं कम्युनिटी डॉग रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, और हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि कुत्तों की नसबंदी करना, उनका टीकाकरण करना, उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ना, यानी कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बेहद जरूरी है कुत्तों की पॉपुलेशन को कम करने के लिए और रेबीज को खत्म करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये म्यूनिसिपैलिटी की है। जो भी नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, छोटे जगहों में पंचायत होती है या पालिका होती है, तो जो भी कंसर्न सिविक अथॉरिटी है उनकी ये जिम्मेदारी है कि कुत्तों की वो नसबंदी करें। और ये कानून जो है ये 24 साल से है हमारे देश में। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 में भारत सरकार ने कानून बनाया था। अब इसको 2023 में अमेंड करके बोल दिया एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। डॉग शब्द हटा दिया क्योंकि अभी बिल्लियों की भी नसबंदी का प्रावधान इस रूल में बनाया गया है, इसलिए इनको अमेंड किया गया और वो डॉग शब्द को हटा दिया गया। तो जब ये कानून हमारे देश में 24 साल से है, 24 साल यानी कि 3 जनरेशन, ये बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है
कुत्तों की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। अगर हमने जेन्युइनली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को इम्प्लीमेंट किया होता ऑन ग्राउंड, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज ने, तो आज शायद 10% कुत्ते भी हमें नहीं दिखते। और हम सब एनजीओज, डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स, हम सब चाहते हैं भारत एक स्ट्रे डॉग फ्री या कम्युनिटी डॉग फ्री देश बने। हम कोई नहीं चाहते कि रास्तों पे, सड़कों पे कुत्ते हों, क्योंकि उनके लिए भी वो कोई अच्छा जीवन नहीं है। ना उनको 2 टाइम का खाना नसीब होता है, उनके साथ इतनी क्रूरल्टी होती है, ना उनके पास शेल्टर, ना कोई शेड होता है। बारिश में वो भीग रहे हैं, ठंड में वो ठिठुर रहे हैं, गर्मी में उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको एड्रेस करने का एक ही साइंटिफिक सोल्यूशन है, विच इज एनिमल बर्थ कंट्रोल। क्योंकि बाहर के देशों ने, जैसे मैं नेदरलैंड्स में भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने भी एक 10 साल के ड्यूरेशन में एनिमल बर्थ कंट्रोल करके उसको किया है। तो ये प्रूवन सोल्यूशन भी है। बिल्कुल। और हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तो हैं ही, जो आपने एग्जांपल दिया, नेदरलैंड्स है, हॉलैंड है, लेकिन हमारा खुद का नेबर भूटान, वो भी स्ट्रे डॉग फ्री बन चुका है, एक साइंटिफिक तरीके से, क्रूअल तरीके से नहीं। हमारे खुद के जो कंट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, लखनऊ है, जयपुर है। लखनऊ ने 80% कुत्तों की नसबंदी कर दी है केवल 5 सालों में। 5 years 80% डॉग पॉपुलेशन इज डाउन। जयपुर ने भी 70% कुत्तों की नसबंदी कर ली है। देहरादून में इतना अच्छा डॉग्स का नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है। ये शहर बहुत छोटे हैं दिल्ली के मुकाबले में, उनके पास बजट भी कम है। दिल्ली के पास इतना बजट है, इतना बड़ा एमसीडी है, फिर भी वो कुत्तों की नसबंदी नहीं कर पाए। इतने बड़े राज्य में केवल 20 एबीसी सेंटर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, कमिंग बैक टू जो आपने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजों का अवलोकन किया ही नहीं कि ये क्यों हुआ। ये जो इतना सिचुएशन अगर खराब हुई है तो ये किस वजह से हुई है, ये 2 जजीय बेंच ने नहीं देखा। उसके बाद ये मामला पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई। उनको ये बताया गया, जो मैंने बताया अभी, 6 जजमेंट्स 9 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के इंप्लीमेंटेशन पे जोर दिया इन 6 जजमेंट्स में। तो जब 2 जज की बेंच ऑलरेडी 6 टाइम एक ऑर्डर दे चुकी है, अब उसको एक सिमिलर 2 जज बेंच नहीं ओवररूल कर सकती, ये लीगल स्टैंडिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बेंच, 3 जज की बेंच बिठाई, और जो मैटर था उसको 2 जज बेंच से 3 जज बेंच के पास भेज दिया। इस मैटर की हियरिंग हुई, डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि क्या कंसर्न्स हैं एनिमल एनजीओज के, डॉग लवर्स के। और उसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुरक्षित कर रखा था उसको प्रोनाउंस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर है, कुछ मायनों में उस पे ऊपर स्टे है। यानी कि 11 अगस्त का ऑर्डर ने ये बोला था कि सारे कुत्तों को, चाहे वो स्टेरलाइज्ड हो ना हो, अग्रेसिव हो ना हो, सारे कुत्तों को उठा के आप शेल्टर्स में बंद कर दीजिए, जो शेल्टर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, और उनको कभी भी रिलीज नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कहा था 2 जजीय बेंच ने। 3 जज बेंच ने इसको मॉडिफाई कर दिया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इट वॉज टू हार्श एंड इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि कोई शेल्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यानी कि मास कलिंग होती कुत्तों की। हमने देखा दिल्ली में कुत्तों की बॉडीज मिली हैं, उनके स्कल मिले हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखने मिले, जो एक क्या कह सकते हैं ना, एक ट्रेलर था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये कितने बड़े पैमाने पे होता है, इसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे चीजों का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कुत्तों को उठाया जरूर जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा, उनको डीवर्म किया जाएगा, और उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ा जाएगा जहां से उनको उठाया गया, जो हम 24 साल से हमारे देश में करते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, लखनऊ में, जयपुर में, सब जगह पे इसका सक्सेस देखा गया, मुंबई में भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में भी काफी स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कम हुई है। बिल्कुल। अगर आप स्पेशली साउथ बॉम्बे जैसे एरिया में देखें तो वहां आपको एक भी पपी नहीं मिलेगा, क्योंकि वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, WSD, एक जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सालों से एनिमल बर्थ कंट्रोल कर रहा है रिलीजियसली। एवरी सिंगल डे वो डॉग्स को पिकअप करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, विच हैज एंश्योर्ड कि कोई पपीज ना बॉर्न हो। तो ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो शुक्रवार को आदेश आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
आपके जो फीडर्स हैं, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं सड़कों पे, गलियों में, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, कॉलोनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं दिया नहीं बिकॉज दिया है। मीडिया में बहुत लोग बिल्कुल। सोसाइटी और इस सबको भी इंक्लूड कर रहे हैं। यस, तो ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी में और आपके पर्सनल जो लिविंग क्वार्टर्स के जी, अराउंड है, विद इन गेटेड कम्युनिटीज, within वहां gated पे communities। कोई रूल अप्लाई जी, नहीं होता। ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। वहां पे रूल 20 है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का, उसमें ये कहा गया है कि गेटेड कम्युनिटी में कुत्तों को और बिल्लियों को जहां खाना देना है, उसके फीडिंग स्पॉट्स RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने देने हैं। अब कैसे देने हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और फीडर, इनको दोनों को म्यूचुअली डिसाइड करना है फीडिंग स्पॉट्स। हाउसिंग सोसाइटी ये नहीं कह सकती है कि यहाँ खिलाओ तो वहीं खिलाओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो एनिमल्स वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, वो जगह देना पॉसिबल है या नहीं है प्रैक्टिकली फीडर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज से फीडिंग इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फीडिंग डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे होनी चाहिए। तो उसके लिए लोग जो रास्तों पे खिलाते हैं, वो लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया है फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करने का, क्या है स्टेटस इसका, मैं यहाँ पे इतने डॉग्स को खाना खिलाता हूँ या खिलाती हूँ और ये मेरे एरियाज हैं, आप यहाँ पे आके फीडिंग स्पॉट डेजिग्नेट कीजिए। एक सिंपल वो ईमेल भेज देंगे तो उनके पास भी रिकॉर्ड है। कल को अगर उनकी कोई शिकायत करता है पुलिस में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और अगर वो क्लीन अप मार्शल आते हैं तो उनको वो दिखा सकते हैं, देखिए मैंने तो ईमेल भेज दिया है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये जजमेंट जो है ये पूरे इंडिया के लिए अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ दिल्ली NCR के लिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डॉग्स रिलेटेड पॉलिसी बनाए इसके थ्रू। तो अब जितने भी जगहों पे, जैसे नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच नागपुर में बैठती है, तो नागपुर बेंच ने कुछ ऑर्डर्स पास की कि कुत्तों को पुलिस ने उठाना चाहिए और 3-4 दिन में अगर उनको कोई ले नहीं जाता तो उनको मार देना चाहिए, जैसा जो भी प्रोविजन है बॉम्बे पुलिस एक्ट में। तो ये सारी चीजें हो रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर पास कर दिया कि कुत्तों को बाड़े में बंद करो, जब बाड़े है ही नहीं और बाड़ों में बंद करना साइंटिफिक नहीं है। तो ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितने भी हाई कोर्ट में ये मैटर्स चल रहे हैं डॉग्स को लेकर, कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप के पास ले लिए हैं और एक नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी कम्युनिटी डॉग्स को लेकर। तो केवल जो डॉग्स रेबिड हैं या जो डॉग्स को रेबीज होने की आशंका है या जो कुत्ते रिपीट बाइटर्स हैं, केवल ये 3 कैटेगरी के कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जा सकेगा, जो पहले भी रूल में था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा है, ये तो पहले से अभी भी ये रूल में ऐसे ही प्रोविजन है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो अभी का ऑर्डर आया है, जो 3 जजीय बेंच का ऑर्डर है, ये बैलेंस्ड है, ये साइंटिफिक है, ये कंपैशनेट है, ये ह्यूमेन है एंड इट इज ए फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट ये इतने ऊपरी लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट इतना वेटेज नहीं देता उसे कि एक स्ट्रिक्ट, जी, जब ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आते हैं, क्योंकि एज एनिमल एक्टिविस्ट, एज कॉमन पीपल, फीडर्स, हम चिल्ला चिल्ला के रो के दिन भर दिन निकलने जा रहा है, बट ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यही बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार ये डायरेक्शन दिया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो भारत का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, पशुओं को अगर कोई क्रूरल्टी करता है उन पे तो वो कानूनन अपराध है, इस कानून में लिखा हुआ है, जो 1960 का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स में कहा है कि इसको अमेंड करो, इसमें जो फाइन या इसमें जो जेल का प्रावधान है ये बहुत ही मिनिस्क्यूल है, इट इज 50 नॉट रुपए। इवन अ स्लैप ऑन द रिस्ट। 50 रुपए। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जैसे यूनिटी में हमें आना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं, एमएलएस के इलेक्शन होते हैं, लोग सिर्फ अपनी बातें रखते हैं, हमारा सीवेज क्लीन कराओ, पानी नहीं आ रहा। हम कभी ये नहीं पूछते कि आप एनिमल प्रोटेक्शन लॉ को अमेंड करवाएंगे, कम से कम वहां से बात शुरू होगी। अधिकतर पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं था, जब हमने उनको अप्रोच किया इस चीज के लिए, उनको पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं है? क्योंकि कॉमन वोटर उस चीज की बात नहीं कर रहा है। अगर आप यूके का एग्जाम्पल लेंगे, अब हाल ही में जो सरकार वहां पे
नई सरकार आई है, उसमें रिसर्च ने ये कहा है कि 1 in every 3 वोटर्स वोटेड ऑन एनिमल वेलफेयर एज टॉप 3 एजेंडाज। तो उन्होंने एक एनिमल वेलफेयर मैनिफेस्टो बनाया था लेबर पार्टी ने यूके में। क्यों बनाया? क्योंकि वहां के लोगों की इस तरह की सोच थी, इस तरह से लोगों के तरफ से आया वो चीज। जब ये वोट मांगने जा रहे थे, जब ये कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा व्हाट अबाउट एनिमल वेलफेयर, व्हाट अबाउट एनिमल राइट्स। ये हमें भी पूछने की आवश्यकता है। और हम यूके से या किसी भी विदेशी कंट्री से क्यों एग्जाम्पल ले, अहिंसा और करुणा ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। इंडिया या भारत में हम अहिंसा और करुणा की सबसे पहले बात करते हैं। सो वी शुड बी लीडिंग इन दिस। दूसरे देशों को हमारे से एग्जाम्पल लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी दरख्वास्त करूंगा, ना ही केवल आपके व्यूअर्स से, बट इवन अगर कोई लॉ मेकर्स, फॉर्मर लॉ मेकर्स इसको देख रहे हैं, MP, MLA, कोई मिनिस्टर, तो कृपया इस चीज को समझें कि जो लोग पशु क्रूरता करते हैं वो सिर्फ पशुओं पे नहीं रुकते हैं। ये वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है क्रिमिनोलॉजी में कि ऐसे सच पीपल आर 3 times more likely to commit a crime against a fellow human being। ये रिसर्च कहता है। और अगर हम यूएस के एग्जाम्पल लें, FBI, हमारे यहाँ पे जैसे CBI है, यूएस में FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके वेबसाइट पे आप देखेंगे कि जितने भी सीरियस केसेस हैं क्रूअल्टी टू एनिमल्स के, FBI अपने आप के पास ले लेता है, लोकल पुलिस स्टेशन नहीं हैंडल करता। क्यों? FBI दोबारा से कोई एनिमल NGO नहीं है, ना कोई एनिमल लविंग बॉडी है। उनका ये कहना है कि उनके FBI जो फेडरल प्रिजन है, उसमें जितने भी सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर्स हैं, उनकी जब एनालिसिस किया गया, उनका जो हिस्ट्री निकाला गया, हर एक 100% कन्विक्ट्स ने एडमिट किया कि उन्होंने शुरुआत की पशुओं से। हमारे खुद के देश में एग्जाम्पल है, वीरप्पन जो सीरियल हंटर किलर, उसने 2000 हाथियों को मारा, 2000 हाथी दांत के लिए। लेकिन उसने सिर्फ 2000 हाथियों को नहीं मारा, उसने 200 पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी मारा, क्योंकि वो उसके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो ये दिखाता है, जब उसने शुरुआत की, लोगों ने कहा अरे 100 हाथी मर जाएंगे जंगल में तो क्या होगा। लेकिन जब ये बात आई, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मारा, पुलिस ऑफिसर्स को मारा, 200। तमिलनाडु की पुलिस और कर्नाटका की पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया इस पर्सन का एनकाउंटर करने के लिए, और सालों तक करोड़ों रुपए फूके गए उसको ट्रैक करने में, और उसकी पूरी टीम का एनकाउंटर हुआ सालों बाद। बताने का सारांश ये है, प्रॉब्लम जब छोटी है तभी उसको संभाल लेना जरूरी है। फिर वो मॉन्स्टर एक विकराल रूप धारण कर ले, तब आप फिर बहुत मुश्किल होगा आपको मैनेज करने के लिए। तो जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, उनको जान से मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, वो वहां पे नहीं रुकते हैं। वो कभी ना कभी किसी औरत के तरफ, किसी बुजुर्ग के तरफ, किसी बच्चे के तरफ अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो वहां पे उस पे निकलेगा। क्योंकि जो एक क्रिमिनल होता है ना, उसको एक जो फीलिंग आती है हाई की, कुछ लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कुछ को अल्कोहल से आता है, क्रिमिनल्स को नई नई चीजें करने से आता है। अगर एक बार उन्होंने पशुओं को टॉर्चर किया, मारा, दोबारा उनको वही मजा नहीं आएगा करने में, तो फिर वो किसी और को अपना शिकार बनाएंगे। हमारे यहाँ पे केरला में बहुत ही दर्दनाक एग्जाम्पल है। एक आमिरुल इस्लाम नाम का कन्विक्ट ऑफेंडर है, जिसने केरला की एक लॉ स्टूडेंट जीशा, उसका रेप किया और उसके बाद उसको जान से मार दिया। अब ये करने के पहले उसने गांव के बहुत सारे कुत्ते और बकरियों का रेप किया था और उनको जान से मार देता था रेप करने के बाद। गांव में कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तब IPC 377 था, जिसमें पशु के साथ बलात्कार करना या यौन शोषण करना लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन था। क्यों? IPC कोई एनिमल लवर ने नहीं बनाया था। क्यों ये प्रोविजन था? क्योंकि ये जो लोगों की ऐसी मानसिकता है, जो पशुओं के साथ यौन शोषण करते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं किसी बच्चे को हवस का शिकार बनाते हैं। और ये जो आमिरुल इस्लाम का केस है, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल। पहले उसने किया कुत्तों और बकरियों के साथ, जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ी, उसने एक लड़की को अपना शिकार बनाया। और ये सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में ये
नोटिंग है कि अगर इसको पुलिस के पास रिपोर्ट किया होता तो शायद आज जीशा जिंदा होती। एक और एग्जाम्पल है बुलंदशहर का, यूपी में जो दिल्ली का बॉर्डर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एक फैमिली की जो बकरी है उसका रेप किया और उसके बिल्कुल 7 दिन बाद उनके ही घर की 10 साल की नाबालिग बेटी का भी रेप किया। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बार बार हमें रिमाइंडर देते हैं कि किस तरीके से अगर हम कानून में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम समाज को अनसेफ बना रहे हैं। आपको एक एनिमल लवर होने की जरूरत नहीं कानून को अमेंड करने के लिए। यू हैव टू बी somebody who champions the cause of a safe society for all, कि ये सोसाइटी हम सभी के लिए सेफ बनाना चाहते हैं। आज ये पर्सन को आप नहीं रोकोगे, ये एक ह्यूमन के ऊपर करेगा, उसके तब आप क्या करोगे? फिर ये क्राइम रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हमें क्राइम रेट को कंट्रोल करना है तो एनिमल रिलेटेड जो सीरियस क्राइम्स हैं उनको सीरियसली देखना बेहद जरूरी है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने कही है और समझाई है इस पॉडकास्ट के थ्रू। लोगों का मानना है या कहना है कि जो एनिमल्स बाइट करते हैं, फिरोशियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने वीडियोस देखे हैं, इट्स डिस्टर्बिंग, लेट मी नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, जहाँ पे बच्चों को भी रेबीज का वायरस अटैक हुआ है। एंड रेबीज जब होता है तो एक इंसान भी एक कुत्ते की तरह ही बिहेव करने लग जाता है, शिवर करता है, या स्लर जो फ्रॉथिंग होता है, भौंकने लगता है, ये सब चीजें होती। तो जो आई थिंक ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये सवाल कमेंट्स में पूछने वाले, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो वो लोग के राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है जब वो कुत्ते जब बच्चों को काट रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, बच्चियां जो मर रही हैं उनकी वजह से? 100% बिल्कुल है। और इसी के लिए मैं दोबारा कहूंगा कि अगर 24 साल में हमने कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम सीरियसली लिया होता और चलाया होता तो आज 10% कुत्ते भी सड़कों पे नहीं होते। जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की 10 लाख की पॉपुलेशन 1 लाख भी नहीं होती आज, अगर 24 साल में हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल किया होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, जो वेटरनेरियंस हैं, जो ह्यूमन डॉक्टर्स हैं, ये उनका कहना है। इनफैक्ट और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टरलाइजेशन है उसमें वैक्सीनेशन भी किया जाता है। यानी कि एक कुत्ते की जब नसबंदी होती है तो उसको रेबीज का टीका दिया जाता है। यानी कि अगर एक कुत्ते की नसबंदी हो गई है और अगर वो कुत्ता मान लीजिए फॉर सम रीजन किसी को काटता है, वो रेबीज फैलाने के लायक नहीं है क्योंकि उसको एंटी रेबीज का टीका मिल चुका है। रेबीज कौन सा कुत्ता फैला सकता है? जो कुत्ते को रेबीज का संक्रमण हुआ है। लोगों को क्या लगता है कोई भी कुत्ता काटेगा तो रेबीज हो जाएगा, ऐसे नहीं है। कुत्ते रेबीज अपने बॉडी में लेकर नहीं घूमते हैं। जब उनको वो वायरस कहीं से आता है उनके शरीर में, और ये कोई भी मैमल से आ सकता है, मंकी भी रेबीज दे सकता है, कुत्ता भी दे सकता है, बिल्ली भी दे सकती है, कैटल भी दे सकते हैं, इंसान भी दे सकते हैं। तो रेबीज कोई भी मैमल स्प्रेड करने के लायक है। कोई भी जो वार्म ब्लड एनिमल है या वार्म ब्लड स्पीशीज है वो कोई भी दे सकते हैं। तो ये एक पहली बात है। दूसरी कि ये 100% प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल, केवल वैक्सीनेशन के थ्रू। सिर्फ आपको वैक्सीनेशन लगवाना है, उससे 100% प्रिवेंटेबल है। क्योरेबल नहीं है, आई एग्री ऑन दैट, बट प्रिवेंटेबल तो है। ऐसा नहीं है कि ना प्रिवेंशन है ना क्योर है। और जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन है। लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है और कहीं ना कहीं ये नगर पालिकाओं का फेलियर है कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उनको कुत्ते ने काटा है तो उनको क्या करना है। कुछ लोग हैं वो कुछ भी नहीं करते कुत्ता काटने के बाद, वो ना अपना डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ना वुंड को धोते हैं प्रॉपर एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। तो ये सारी चीजें, गोवा से हमें एग्जांपल लेना चाहिए। आप गोवा एयरपोर्ट पे जाइए, गोवा के पब्लिक प्लेसेस में जाइए। गोवा सरकार और WVS वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विसेज एक NGO है, उन्होंने मिलकर इतने अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं। सरकार ने भी उसमें उनको ये किया है, सपोर्ट किया है कि उनको जगह दे दी, क्योंकि NGO कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाना, उसका पैसा भी दो उस बिलबोर्ड का। तो हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं, बट
कहीं ना कहीं सरकार को आगे आके बोलना पड़ेगा, अच्छा ये हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पे ये बोर्ड्स लगने चाहिए कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको क्या करना है। लोगों में जागरूकता ही नहीं है, जिसके वजह से हो रहा है। रेबीज का जो इतनी बात हो रही है, इंडिया में कुछ 54 डेथ्स हुए हैं रेबीज की वजह से, ये रिकॉर्डेड स्टेटिस्टिक्स है सरकार की, ठीक है। जो रेबीज का इतना बात चल रहा था, पिछले 3 साल में दिल्ली में, राजस्थान में, गोवा में, ऐसे और भी अन्य राज्य हैं, रेबीज के एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जो रेबीज को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इट इज टू मच साउंड बीइंग क्रिएटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको सीरियसली लेने के, 54 इज ऑल्सो बैड, इट शुड बी 0, आई एग्री। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 54 है तो नॉर्मल है, नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज अगर कुत्तों की मास वैक्सीनेशन हम कर दें तो रेबीज का संक्रमण होगा ही नहीं कुत्तों से। सोल्यूशन बहुत, गोवा जैसे शहर में, या सॉरी राज्य में, गोवा ने 10 दिन के अंदर 70,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया। गोवा, ऑलमोस्ट द स्मॉलेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री, जब वो कर UT, सकता है, UT। या तो हम क्यों नहीं कर सकते? 2 जिले हैं गोवा में, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। 10 दिनों में 70,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन रेबीज का। क्यों? ताकि रेबीज स्प्रेड ना हो। गोवा हैज बीन द रेबीज कंट्रोल्ड स्टेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। रेबीज बिल्कुल वहां पे कंट्रोल्ड है, कोई रेबीज केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे सालों से। क्यों? क्योंकि वो सीरियसली लेते हैं वैक्सीनेशन को। हम यहाँ पे ना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम कुत्तों पे दोष मढ़ रहे हैं। अब कोई कुत्ता खुद से तो जानबूझ के रेबीज की बीमारी लेके तो नहीं आ रहा है, संक्रमण जो हो रहा है उसको भी हुआ है, वो भी तो मर रहा है उसमें। एंड जब एक कुत्ते को रेबीज का संक्रमण होता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। कितने बार अगर आप जाके देखेंगे, जैसे मैंने देखा हुआ है, मेटल का पूरा ये है कैनल है, उसमें मेटल की जाली लगी हुई है, लोखंड की बिल्कुल। जो कुत्ते को रेबीज है, वो पूरे मेटल के इसमें पकड़ के वो खींचते जा रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। खून निकलते जा रहा है उसके मुंह से, उसके दांत टूट गए हैं, बट ही इज कंटिन्यूइंग टू डू दैट बिकॉज इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द एनिमल डज नॉट नो व्हाट ही और शी इज डूइंग। वो भी एक शिकार है इस संक्रमण का। हम ये नहीं समझ रहे कि कुत्ता भी एक विक्टिम है यहाँ पे। इस कुत्ते को भी संक्रमण हुआ है, और वो संक्रमण फैला रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको संक्रमण हुआ है, राइट? लाइक अगर उसके कंट्रोल में होता तो वो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं करता ये चीज। जैसे कि हम इंसानों में भी होता है ना, जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं उनके अगेंस्ट काफी केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो विद सेन माइंड नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये चीजों को हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, जो बाइट के स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, इतने 35 लाख बाइट्स हो गए हैं, ऐसा सब लोगों ने कहा। अब इसमें मैं कुछ लूपहोल्स हैं बहुत बड़े जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो जो है कि जो बाइट्स का डेटा मेंटेन होता है, जैसे अगर मुझे कुत्ते ने काटा और मैं गया म्युनिसिपल हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए, तो वहां पे कभी नहीं पूछा जाएगा आपको स्ट्रे डॉग ने काटा, पेट डॉग ने काटा, बंदर ने, चूहे ने, बिल्ली ने, किसी ने भी काटा, वो डॉग बाइट के कैटेगरी में जाता है। तो कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, चूहा काटे, बंदर काटे, पेट डॉग काटे, स्ट्रे डॉग काटे, वो सारा डॉग बाइट के कैटेगरी में जाता है। तो जो 35 लाख बाइट्स हैं, ये सारे स्पीशीज से रिलेटेड हैं, बट ये मरा जाता है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जहां हम सेपरेट डेटा मेंटेन करते हैं। पूरे इंडिया की बात है ये, मैं पूरा रिसर्च के बाद ये चीज आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि जो लोग टीका लगाने जाते हैं, जैसे बाइट हुआ, डॉक्टर कहेंगे आपको 5 शॉट्स लेने हैं, 0, 1, 3 ऐसे डेज पे। 5 टीके जो हैं उनको 5 अलग अलग बाइट कंसिडर किया जा रहा है। बट मुझे कुत्ते ने तो काटा एक ही बार ना, 5 बार तो नहीं काटा, एक बार काटा, लेकिन उसको गिना जा रहा है 5 बाइट्स। तो आप समझ सकते हैं नंबर इज 5 फोल्ड, यानी कि 5 गुना ज्यादा ये नंबर दिखाया जा रहा है। दूसरा कि एर्नाकुलम म्यूनिसिपैलिटी, एर्नाकुलम एक शहर है केरला में, ऑफ कोर्स वो सरकारी बॉडी है, उनका कोई पशु प्रेम वगैरह नहीं है। उन्होंने 6 महीने का एक स्टैटिस्टिक्स किया, उनके सिविल हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते थे बाइट रिपोर्ट करके टीका लेने के लिए, तो एक डेटा मेंटेन करा गया कि पेट डॉग और स्ट्रे डॉग बाइट्स की कैटेगरी में 76.5% ऑफ बाइट्स
पेट डॉग्स के थ्रू हुए, ऐसा एर्नाकुलम म्युनिसिपैलिटी का कहना है। किसी के घर में गए, किसी का कुत्ता फेमिलियर नहीं, आपने हाथ लगा दिया, कुत्ते ने काट लिया, पर वो भी जा रहा है स्ट्रे डॉग के खाते में। तो 76, चलो हम कंजर्वेटिव अप्रोच में 50% मान लें, 50% बाइट्स कॉज्ड बाय पेट डॉग्स, 50% बाय स्ट्रे डॉग्स। तो अब 5 गुना जो फिगर है 35 लाख को पहले डिवाइड करना पड़ेगा बाय 5, फिर उसका करना पड़ेगा आधा, तब जाके हमें पता चलेगा कि रियल बाइट्स कितने हैं। उसमें भी ये नहीं पता चलेगा कि डॉग है, कैट है। करेक्ट। और कितने केसेस में आप जो कह रहे हैं वीडियोस, ये वीडियोस मैंने भी देखे हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कोई नहीं चाहते ऐसा हो। हमारे यहाँ पे हो ये रहा है, अधिकतर लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं हमें कुत्ते सड़कों पे नहीं चाहिए, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमें तो Immediate- हमें तो चोर भी नहीं चाहिए, हाँ। हमें तो रेपिस्ट भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें तो पीडोफाइल्स भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। हमें तो जो गाली गलौज करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, हमें तो वो भी नहीं चाहिए। तो सबको बंद कर दो। जैसे हमने कहा भी कि कुछ 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर साल रोड एक्सीडेंट्स में, एंड आई एम नॉट ड्राइंग अ पैरेलल, आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव। गडकरी जी हैज सेड इट हाँ, हिमसेल्फ। और हम नहीं कहते कि गाड़ी चलाना बंद कर दो या रास्तों पे निकलना बंद कर दो, क्यों? क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है। अभी इनफैक्ट कल के इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखा, 80% से ज्यादा ह्यूमन डॉग एनकाउंटर आर फ्रेंडली, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स कोई एनिमल एनजीओ नहीं चलाता, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन्होंने रिलीज किया है इस चीज को। हम नहीं कह रहे 20% प्रॉब्लम नहीं है, बट 20% के लिए जो सभी को करा जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुत्तों के ऊपर एसिड फेंका जाता है, गर्म पानी फेंका जाता है, उनको डंडों से मारा जाता है, उनको जहर खिलाया जाता है, हम वो क्रूअल्टी कभी नहीं देखते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इट इज जस्टिफाइबल, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये भी समझिए कि अगर कोई कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको गाड़ी ने उड़ाया है, उसके ऊपर से गाड़ी गई है, या उसके पपीज के ऊपर से गाड़ी गई है, तब उसको वो चीजों का रिफ्लेक्शन है। एक बाइकर ने बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला है, प्रोफेशनल बाइकर, उसने दिखाया एक कुत्ता चेज करके आ रहा है उसके तरफ भौंकते हुए, वो बाइक को रोकता है, वो कुत्ता दूर चले जाता है, वो उसको बुलाता है ऐसे ऐसे करके, और वो कुत्ता आता है, वो उसको पैट करता है, और फिर वो बोलता है अब ठीक है अब मैं जाऊं, और वो निकल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं सब लोग ये कर सकते हैं, बट कम से कम अगर आप रोके, आप और एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, वायलेंस लेकिन सोल्यूशन नहीं है। 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को लगे कि मैं सिर्फ एनिमल राइट्स और इस सब के लिए प्रो हूं, तो मैं एक डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करूंगा, बिल्कुल, ताकि जो लोगों के सवाल हो वो भी एड्रेस हो। एड्रेस नंबर 1 एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने कहा कि ये एक सिविल द म्युनिसिपैलिटी की जी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जी। आपने उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल पुल अप तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू 100%। एक्शन जैसे उन्होंने एक्शन लिया, वो 2 जज बेंच ने एक्शन लिया अगेंस्ट द डॉग्स, Right. उनको बोला कि हमको बंद कर दो, हम्म, वो एक एक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिंग अप समवन फॉर डूइंग अ बैड जॉब इज नॉट एक्शन। यस यस यस, मेरा एक चीज वो है। दूसरी बात, फीडर्स जो भी हैं उनको उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्फेस हो रहे हैं जहाँ पे दिल्ली, नोएडा, रोहिणी, गुड़गांव, यहाँ पे इन सब एरियाज में प्राइमरीली जी लोग फीडर्स को बेरहमी से मार भी रहे हैं। आदमी एक औरत फीडर को भी मार रहा है, जैसे एक वीडियो भी चल रहा है। जी। तो उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए इन सब चीजों को? तो आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं वो एड्रेस करूं, वो सही है, वो केवल एक वर्बल या ओरल रेप्रिमांड था, जजमेंट में कोई उसकी नोटिंग नहीं थी, ना ही कोई पर्टिकुलर ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया गया, जो होना चाहिए था, बिकॉज इट इज डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट, इसका एक धारा भी है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। तो जब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ये नहीं जाएगा कोर्ट के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम कार्रवाई करेंगे, तब तक वो आई थिंक सीरियसनेस से एमसीडी भी उसको नहीं लेगी। बट होपफुली अब जब सुप्रीम कोर्ट ने
इतना सीरियसली लिया है मैटर को और अब 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनने वाले हैं। तो होपफुली ना ही दिल्ली बट बाकी शहरों में भी जहां नहीं हो रही है नसबंदी वहां पे भी इसको सीरियसली लिया जाएगा। पर ये हम पब्लिक लिटिगेशन नहीं कर सकते हैं। पीटा सपोर्टेड बाय ऑल द एनिमल एक्टिविस्ट, पीपल वर्सेस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये ऑलरेडी काफी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो 2015 से 2024 तक जितने भी 6 जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये PILs ही थे जो एनिमल NGOs ने फाइल किए थे कोर्ट में, उस पे ये 6 ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो ऑलरेडी PIL इसमें हो चुका है और ये क्योंकि एक सुओ मोटो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, तो इसी में अब सब सुना जाएगा। बहुत सारे NGOs ने इसमें पार्टी बने हैं, पीटा भी कंटेम्पलेट कर रही है कि क्या हमें भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक करना चाहिए काफी NGOs ने। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर पब्लिक लिटिगेशन के थ्रू अगर पीटा पीपल अगेंस्ट द म्युनिसिपल और पीपल अगेंस्ट द स्टेट का कुछ ऐसा करे और अग्रेसिवली उसको अप्रोच करे, जी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, वो एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच होगा Right. फॉर द कोर्ट्स आल्सो टू टेक अ जज। राइट। सो वी आर ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग दैट कि क्योंकि ऑलरेडी काफी, जैसे मैंने कहा, पीपल फॉर एनिमल्स जो NGO श्रीमती मेनका गांधी जी चलाती हैं, जो फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरवीन किया है इस मैटर में, और भी बहुत सारे NGOs हैं। तो हम भी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या हमारा रोल क्या होना चाहिए इसमें, बिकॉज अगर हर NGO एक रोल प्ले करे देन इट मेक सेंस, बिकॉज इफ एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग तो कोर्ट सुनेगा भी नहीं, कोर्ट कहेगा ये तो ऑलरेडी प्रीवियस NGO बोल चुका है, आप वही चीज रिपीट कर रहे हो। सो देन इट विल नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी विच इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। दूसरी बात आप कह रहे थे डेविल्स एडवोकेट की, तो मैं ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने 1990 में एक पॉलिसी बनाई और पूरे सारे देशों को ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कुत्तों की संख्या कम हो, आप स्ट्रे डॉग फ्री बने एज अ देश, और आप रेबीज को इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो कुत्तों की नसबंदी करना, उनका टीकाकरण करना और उनको उन्हीं के जगह में वापस छोड़ना, ये WHO ने कहा है 1990 में कि यही एक साइंटिफिक तरीका है। और सरकार को भी, MCDs को भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक बहुत ही लॉडेबल स्टेप लिया, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर दिया है। अब किस भारत सरकार भी पैसे देने को तैयार है डॉग स्टरलाइजेशन, कैट स्टरलाइजेशन के लिए। कुत्तों के लिए 800 रुपए, बिल्लियों के लिए 600 रुपए पर एनिमल। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक सिर्फ रूल बनाने का रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी कहा चलो हम भी इसको एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज करने की आवश्यकता है, इसी से ये प्रॉब्लम से निजात मिलेगा, इससे और कोई तरीका नहीं है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको केरला का अगर उदाहरण दूं, वहां पे रिपीटेडली डॉग्स की कलिंग की गई है, लेकिन क्या आज डॉग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है केरला में? नहीं हुआ है। इनफैक्ट वहां के डॉग ज्यादा अग्रेसिव हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखा है दूसरे डॉग्स को मारते हुए, लोग मार रहे हैं, तो वो तो फ्रेंडली तो नहीं बने। क्रूअल्टी या वायलेंस से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कुत्ते केवल और अग्रेसिव होंगे बिकॉज दे विल फियर फॉर देयर लाइफ। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। डॉग फीडर्स की राइट्स की जब हम बात करें तो कुछ कानून है। एक तो जैसे मैंने रूल 20 बताया, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है RWA की या गेटेड कम्युनिटी की कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करे कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए। अगर एक बड़ा सा गेटेड कम्युनिटी है जिसमें 20 टावर हैं, 20 टावर में आप एक फीडिंग स्पॉट नहीं दे सकते हो। अगर एक टावर के यहाँ 4 कुत्ते बैठते हैं तो ये 4 कुत्ते टावर 3 के पास नहीं जा पाएंगे, वहां के कुत्ते अलाउ नहीं करेंगे उनको। तो मे बी टावर 1 के एक सिक्लूडेड स्पॉट में आपने एक डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट दे दिया, टावर 3 के यहाँ दे दिया। तो इट विल डिपेंड ऑन कितने कुत्ते हैं और उनकी टेरिटरीज क्या है। इसी के लिए रूल ने कहा आप फीडर को कंसल्ट करो, क्योंकि फीडर को मालूम है। दूसरी बात है कि अगर कोई किसी फीडर को गाली गलौज करता है, फिजिकली असॉल्ट करता है या रिस्ट्रेन करता है फिजिकली, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता BNS के अंडर, जो पहले IPC था उसको अब रिप्लेस करके वो BNS बन चुका है। तो BNS में सेक्शन 351 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, असॉल्ट के लिए सेक्शंस हैं, रिस्ट्रेनिंग के लिए सेक्शंस हैं 116, 117 BNS में। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं। आज पीटा ने भी उसको रिपोस्ट किया इंटरनेशनल डॉग डे के दिन कि ये एक्शंस आप ले सकते हैं एज अ डॉग फीडर। और जो आपने गाजियाबाद का एग्जांपल दिया, जहां पे एक औरत के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनको 20 सेकंड के अंदर 8 बार चाटे मारे गए,
उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया है, वो व्यक्ति अभी जेल में है। तो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। गाजियाबाद पुलिस का हम धन्यवाद देते हैं फिर कि भी होता रहता है। हाँ, लेकिन ये कम तभी होगा जब पुलिस एक स्टर्न मैसेज देगी, राइट? अब जैसे ये औरत के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, मान लीजिए अगर इसमें एक्शन नहीं होता तो इसमें और 10 लोगों की हिम्मत बढ़ती। अब जब गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो जारी किया है कि ये पर्सन जेल में है, वहां के एसीपी बता रहे हैं कि इनको हमने जेल में डाल दिया है, दिस विल सेट अ डेटरेंट। लोगों को इससे डर होगा कि कानून ये है, आप कानून को अपने हाथ में लोगे तो कानून आपसे सही तरीके से डील करेगा। गुड़गांव में भी एक है बेचारा गरीब सा आदमी जो 2 फीडर्स ने अपॉइंट किया था, उसको डंडे से पीठ में मारा वो पर्सन ने, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें भी पुलिस ने एक केस दर्ज किया है, गुड़गांव पुलिस ने। एक्शन सब में लिया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्शन की जो खबर है वो इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाती है लोगों तक, क्योंकि जो ज्यादा वायरल हो जाता है वो दूसरा कंटेंट है। तो लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा फीडर्स को कि आपके सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, चाहे आप औरत हो, चाहे आप आदमी हो, चाहे आप कोई भी हो। पर उस समय पे जब वो मार खा रहे हैं, जी, अभद्र व्यवहार हो रहा है, उस समय पे इंसान क्या कर सकता है? जो RWA जैसे बनाया गया है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उस तरीके से अभी बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं फीडर्स के। गुड़गांव फीडर्स, नोएडा फीडर्स, दिल्ली फीडर्स, मुंबई फीडर्स, अब सबने वो इनिशिएटिव ले लिया बिकॉज सब समझ गए हैं कि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। गुड़गांव में हमने वो क्लासिक एग्जाम्पल देखा, 60 लोग जब पहुंच गए, पुलिस को करनी पड़ी कार्रवाई। तो वो ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं, हमारे साथ कॉन्स्टेंटली ये ग्रुप्स टच में हैं। हमने उनको ढांचा बना के दे दिया है कि अगर ऐसा कंप्लेंट आता है धाराओं के साथ, लीगैलिटीज के साथ, उनको बस उनके केस के फैक्ट्स डालने और सबमिट करना है, ताकि उनको लीगैलिटीज की चिंता नहीं करनी, फॉर्मेट की चिंता नहीं करनी है। तो इस तरीके से जो सपोर्टिव रोल है, PFA है, पीटा है, हम इस तरीके से ये सपोर्ट फीडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड़गांव में हमारी खुद की स्टाफ मेंबर गई थी वहां असिस्ट करने के लिए, पुलिस से बात करने के लिए। तो जहां जहां पॉसिबल होता है हम फिजिकली भी जाते हैं, वरना हम रिमोटली फोन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर SHO बात नहीं मानते तो हम DCP से बात करते हैं कि ये सिचुएशन है। क्योंकि आज किसी ने इतनी छोटी सी बात पे हाथ उठाया है या कोई डंडे से मारा है, ये पर्सन की एक क्रिमिनल माइंडसेट है, मेंटालिटी है। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे आज, तो इसकी हिम्मत बढ़ेगी आगे जाके और गलत चीजें करने की। तो ये एक मैसेज समाज को भी समझना जरूरी है। जस्ट प्लेइंग अराउंड विद आइडियाज के शायद लोगों तक पहुंचे ये बात। आज हम डिजिटली वेल कनेक्टेड सोसाइटी हो चुके हैं हिंदुस्तान में। जी, अगर कोई है या पीटा के थ्रू अगर फंडिंग है आप लोग के पास है, और या कुछ है या क्राउड फंडिंग करके, मेरे को लगता है कि एक ऐप बनाना चाहिए जहाँ पे फीडर रजिस्टर हो, कहीं का भी हो। हर इंसान के पास आज स्मार्टफोन है, बिल्कुल, महंगा सस्ता नहीं, स्मार्टफोन है। हाँ, ये ऐप डाउनलोड करे, फीडर का नाम रजिस्टर करो, सारी डिटेल्स रजिस्टर करो, और जब वो फीडिंग करने जा रहा है वो अपने आप को एक्टिव करे कि गोइंग फॉर फीडिंग, राइट। ओके। और एक सिंपल बड़ा सा ऑन द ऐप SOS बटन, कि अगर कुछ नेगेटिव लग रहा है, कुछ SOS बटन दबा दो, एटलीस्ट आसपास के लोगों को पता चले और वो वहां पहुंच सके। करेक्ट। एक ऐप बन सकता है आई फील, ताकि क्या होगा ना, जैसे उबर फॉर एग्जाम्पल, उबर का जो ड्राइवर है वो जब वो रजिस्टर करता है ओके एक्टिव फॉर पिकअप्स जो भी है, राइट, सेम चीज अगर हम करें तो रजिस्टर भी हो जाएंगे कि इतने फीडर्स हैं, इतने लोग हैं, ये है वो है, गोइंग फॉर फीडिंग एट दिस आवर, गोइंग फॉर फीडिंग, Right. दिस इज द एरिया। तो वो GPS के थ्रू ट्रैक भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट्स अ गुड आइडिया। एक्चुअली एक ऑलरेडी ऐप एग्जिस्ट करता है जो रेस्क्यूज के लिए है, एनिमल रेस्क्यूज के लिए, और काफी एक्टिव है वो ऐप, बहुत यूज हो रहा है। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आई हैड कंसल्टेड विद देम जब उन्होंने शुरू किया, मैंने उनको गाइड किया था कैसे करना है, क्या है। अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ फंडिंग लेके और डेवलप भी किया है ऐप को। तो मैं उनको ये बोलूंगा कि एक फीडर वाला भी इसमें विंडो बना दीजिए, क्योंकि ऐप तो ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी उनके पास ये GPS टैगिंग ये सब है। जैसे अगर आप एक इंजर्ड एनिमल देखते हैं सहार में, आपको बस फोटो खींचना है, ऑटोमेटिकली वो लोकेशन खींच लेगा ऐप,
और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको अलर्ट जाएगा कि ये यहाँ पे एक एनिमल को हेल्प की जरूरत है। वो सेम चीज फीडर्स के लिए रेप्लिकेट क्योंकि किया जा जब सकता तक है। पुलिस पहुंचे, जब तक पुलिस पहुंचे एसओएस बटन से आसपास के जो लोग हैं हाँ, उनके ऐप पे बीप होगा, बिल्कुल। तो एटलीस्ट दे कैन रीच फॉर रेस्क्यू। यस यस कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है राइट तो एटलीस्ट 4 जो आसपास लोग हैं वो पहुंच पाएंगे करेक्ट रोकने के लिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दैट्स अ सॉल्यूशन। यस यस दैट्स अ गुड आइडिया। दूसरी बात, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनिमल राइट्स के ऊपर लॉ क्यों नहीं बन सकते? क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो समझा है, क्योंकि फिर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि बकरी और मुर्गा या मछली को मारना ओके है, कुत्ते को मारना ओके नहीं है। गाय को नहीं मारते क्योंकि हम रिलीजियस एंगल से हैं, करेक्ट तो गाय फिर भी बहुत प्रोटेक्टेड है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोबेबली, एम आई राइट? एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे कानून है, ऐसा नहीं है कि मुर्गी बकरी और किसी भी अन्य पशु को मारना अपराध नहीं है। मारना अलाउड है केवल एक स्लॉटर हाउस में। तो अगर कोई स्लॉटर हाउस के बाहर किसी पशु को किल करता है, सैक्रिफाइस करता है, या कोई भी रीजन से, या मीट के लिए कोई भी और रीजन से जान से मारता है, तो अपराध पंजीकृत हो सकता है। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक आर्टिस्ट है जिन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान आंध्र प्रदेश में लाइव डांस के दौरान एक मुर्गी को ऐसे मुंह से अपने खींच लिया और उसका ब्लड वगैरह पिया, पता नहीं कुछ तो इंडिकेट करने के लिए, और उसको इंस्टाग्राम में भी डाला गया ताकि वो ज्यादा व्यूज आए। जैसे हमारे पास ये वीडियो आया, हमने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कहा आपको आना पड़ेगा, हम खुद से नहीं करेंगे। हम ऑल द वे अनकपल्ली करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, आपने सुना भी नहीं होगा, अधिकतर लोगों ने भी नहीं सुना होगा। हम ऑल द वे अनकपल्ली गए, हमने एफआईआर दर्ज कराया कि ये मुर्गी के साथ जो हुआ है ये कानून में सेक्शन 325 बीएनएस में ये अपराध है। मुर्गी का स्लॉटर कब अलाउड है? जब एक वो स्लॉटर हाउस में हो, सही तरीके से, उसके लिए लॉ बनाया गया है। मुर्गी को मीट कंजम्पशन के लिए मारना अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं ये कहीं भी मार सकते हो, उसके लिए भी कानून है। सेम तरीके से बकरी या कोई और पशु, पिग्स, जो भी हो जिसको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। अगेन बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यही चीज अगर मैं ये मुर्गी स्लॉटर हाउस ये करके मैं ह्यूमन कर दूं, तो मैं एक लॉ बना दूं ह्यूमन को इस स्लॉटर हाउस में ह्यूमन तरीके से मारना अलाउड है। नहीं, आप सही कह रहे हो। इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम सालों से हमारी प्रैक्टिस रही है वो अनफॉर्चुनेटली कानून बन चुका है कि क्योंकि हम सालों से पशुओं को खाते आ रहे हैं, तो सर्टेन पशु 6 प्रजातियां हैं जिनका स्लॉटर इंडिया में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउड है। वो 6 प्रजातियों के अलावा कोई एनिमल्स को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं मारा जा सकता। लेकिन आई अग्री विथ यू, एंड विच इज वाई पीटा एज ए वीगन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बार बार वीगनिज्म पे जोर देता है कि हम कहते हैं इंसानों में जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पशुओं में जातिवाद करते हैं। कुत्ता है तो इसको ये प्यार का पात्र है, लेकिन अगर मुर्गी है या बकरी है तो इसको हम मार के खा सकते हैं। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या? आप वीगन है? जी बिल्कुल, मैं 10 साल से वीगन हूँ। तो जो जातिवाद है पशुओं के साथ होता है उसको कहते हैं स्पीशीजिज्म। हमें स्पीशीस्ट नहीं बनना है कि एक स्पीशीज को प्यार, दूसरे स्पीशीज को मार के खाओ। जी बिल्कुल करेक्ट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कानून तो आज भी है, लेकिन जैसे आपने कहा सिलेक्टिव है। हर एक के रीजंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन दोबारा से यूनाइटेड नेशंस ने 2011 में ये कहा कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को खत्म करना है और हमें पृथ्वी को बचाना है, तो अ शिफ्ट टुवर्ड्स ए प्लांट बेस्ड डाइट इज द ओनली इफेक्टिव सोल्यूशन। क्योंकि जितना गैसेस जो रिलीज होते हैं, बिल्कुल, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, जितनी जमीन लगती है पशुओं को रेज करने के लिए, मुर्गियों को, गायों को जो दूध के लिए हम रेज करते हैं, इतनी उसके लिए लैंड चाहिए होता है। अगर वही लैंड पे हम क्रॉप्स कल्टीवेट करें, तो जो आज गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, जो भूखमरी हो रही है, जो माल न्यूट्रिशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट ओनली अ फूड दिस थिंग चॉइस, इट्स अ लाइफस्टाइल। यानी कि आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स ना यूज करें, लेदर, फर, वूल, सिल्क, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे ना यूज करें जो एनिमल्स पे टेस्टेड हैं। एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही क्रूअल इंडस्ट्री है, और अगर आप देखेंगे पीटा बार बार अवेयरनेस फैलाते रहता है
और हमने हमारा एक ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी का भी प्रोग्राम है जिसमें एक बनी का साइन आप देखेंगे प्रोडक्ट्स पे, यानी कि वो प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्टेड नहीं है। तो लोगों को बस ये सिंपल स्टेप्स लेने हैं, इट्स वन एट अ टाइम। हम नहीं कह रहे आप सब आज ही पूरा रिफॉर्म कर लो, अगर आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं तो एक एक स्टेप तो लीजिए। सम प्रोग्रेस इज गुड प्रोग्रेस, आई फील। एब्सोल्युटली। आपके इस कॉन्वर्जेशन के साथ मुझे आज एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि 100% गलती जो है वो हमारे म्युनिसिपल बोर्ड्स की हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। आज ये सारी चीजें जो आज हम जो लड़ रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एनिमल क्रूल्टी, फीडर क्रूल्टी एंड रेबीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग, आज हमारे देश में बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स है, भुखमरी है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये सारी चीजें तो गिवन होनी चाहिए बिल्कुल। कि ये तो होता ही है। 100 बात की एक बात ये है कि प्लीज होल्ड योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रिस्पॉन्सिबल। और आज से आगे से जब भी इलेक्शंस हो रहा है, अगर आप एनिमल लवर हैं नहीं हैं, पर जो प्रैक्टिकल चीजें जो इन्होंने आज हमें समझाई हैं कि क्यों क्यों ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए और एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, ताकि हम सब एक साथ एक सोसाइटी, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहें। तो प्लीज नेक्स्ट इलेक्शंस जब भी हो रहे हैं आपके, जिस भी छोटे से जिले में हो रहे हैं या स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं या सेंट्रल इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ये मुद्दा हम रखें, गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आज जब हम एक मूवमेंट को देख रहे हैं जहां पे लोग मिलके एक सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच जजमेंट को भी क्वेश्चन करके बदल सकते हैं चीफ जस्टिस के थ्रू, तो पावर हम देशवासियों में है, हम नागरिकों में है, हम सिटीजन्स में है। इस पावर को यूज कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने राइट्स के लिए स्विच क्लीनिंग ये वो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, बट ये एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज be a good citizen, be a good human being. You don't want cruelty against you, why have cruelty against anyone? Thank you for coming on this podcast. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इंफॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।